तो ये पेज नंबर है बुक का, पेज नंबर 3। बायोलॉजी की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इससे पहले आपने जो बायोलॉजी पढ़ी थी वो चैप्टर नंबर 9 के अंदर, चैप्टर नंबर कह रहा हूँ, क्लास 9 में पढ़ी थी। तो वहाँ पर भी आपने बायोलॉजी का वर्ड जो है वो डिस्कस किया होगा कि बायो का मतलब लाइफ होता है और लोगोस का मतलब स्टडी होता है, पढ़ना होता है, समझना होता है। तो इस तरह से बायोलॉजी का मतलब स्टूडेंट के माइंड में होता है कि ये स्टडी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जो बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बायोलॉजी के अंदर सिर्फ लिविंग थिंग्स डिस्कस की जाती हैं, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस किया जाता है, या बायोलॉजी के अंदर कुछ और भी डिस्कशन होता है? तो अगर आपने गौर किया हो तो आप बायोलॉजी के अंदर ही पढ़ते हैं अबाउट वाटर, आप बायोलॉजी के अंदर ही पढ़ते हैं अबाउट एयर, अबाउट सॉइल, आप बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल वाटर एक मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो क्यों आप बायोलॉजी के अंदर इनके बारे में डिस्कशन करते हैं? तो इससे हमें पता ये लगा कि डेफिनेशन एक्चुअली ये होनी चाहिए कि बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ है, लेकिन स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स नहीं है। सिर्फ बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स है और साथ में वो तमाम नॉन लिविंग थिंग्स जो एसोसिएटेड होंगी लाइफ के साथ। हर वो चीज़, हर वो नॉन लिविंग थिंग जिसका ताल्लुक कहीं ना कहीं लाइफ के साथ होगा, कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ होगा, उसे भी आप स्टडी करेंगे बायोलॉजी के अंदर। ना सिर्फ लिविंग थिंग्स बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स भी। तो अगर हम हवा की बात करें तो हवा के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो नॉन लिविंग है, सारी गैसेस नॉन लिविंग है, वाटर के वेपर्स नॉन लिविंग है, बट स्टिल वी डिस्कस अबाउट एयर इन बायोलॉजी। क्यों? क्योंकि इसका ताल्लुक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ है, ऑक्सीजन का ताल्लुक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ है। सिमिलरली वाटर एक नॉन लिविंग सब्सटेंस है। वाटर बिल्कुल जो है वो एक सिंपल सा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कोई लाइफ नहीं है, बट स्टिल वाटर को हम बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं क्योंकि वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। 70-80% बॉडी जो है हमारी वो वाटर से बनी होती है। तो बायोलॉजी के बारे में ये कह सकते हैं कि ये स्टडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की और उन तमाम नॉन लिविंग थिंग्स की जो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होती हैं, कहीं ना कहीं रिलेटेड होती हैं लाइफ के साथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, जिंदगी के साथ। अच्छा, जितने भी ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुए थे इनिशियली साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्हें दो डिविजन्स के अंदर डिवाइड कर दिया, दो ग्रुप्स के अंदर रख दिया। एक को कहा प्लांट्स हैं और एक को कहा एनिमल्स हैं। तो ये इनिशियली ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया गया था, प्लांट्स और एनिमल्स। किसको प्लांट कहा था, किसको एनिमल कहा था? कि भाई हर वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक होगा, अपना खाना खुद बनाता होगा, उसे प्लांट कह दिया, और हर वो ऑर्गेनिज्म जो हीटरोट्रॉफिक होगा, अपना खाना खुद नहीं बनाता होगा, उसे इन्होंने एनिमल कह दिया। फिर दूसरा पॉइंट ये था कि भाई एनिमल्स वो हैं, एक तो ये हीटरोट्रॉफिक हैं, प्लस इनके पास ना क्लोरोफिल होगा ना इनके पास सेल वॉल होगी, जबकि प्लांट्स के पास जो है वो क्लोरोफिल होगा और सेल वॉल होगी। तो इनिशियली बस ये दो ग्रुप्स बनाए गए थे। फिर इसमें मसाइल आने लगे। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो दो ग्रुप्स थे, फिर इनकी जो स्टडी होती थी उनके लिए स्पेशल ब्रांचेस होती थी। फॉर एग्जांपल प्लांट्स को जो स्टडी किया जाता था, यानी जिन मेंबर्स को भी प्लांट वाले किंगडम में रखा था उनकी स्टडी को कहते थे बॉटनी, और जिनको भी एनिमल वाले किंगडम के अंदर रखा था वो कहलाती थी जूलॉजी। ये टॉपिक हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर दोबारा डिस्कस करेंगे। ये जो दो किंगडम की क्लासिफिकेशन है या मैं आगे जाके दिखाता हूँ 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन। तो अभी मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो अब ये दो किंगडम की जो क्लासिफिकेशन हुई थी फिर इसके अंदर इश्यूज आने लगे, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे थे कि जो ना तो कम्प्लीटली प्लांट से मैच करते थे ना कम्प्लीटली एनिमल से मैच करते थे। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे थे कि जो जिनके फीचर्स जो हैं वो इन दोनों से बिल्कुल ही नहीं मिलते थे, फिर भी इन्हें किसी न किसी एक किंगडम के अंदर रखा गया था। उसके बाद जो है वो क्लासिफिकेशन चेंज हुई और दो किंगडम से कर दिए गए 5 किंगडम। तो ये 5 किंगडम कौन से हैं ये हमने डिस्कस करना है थोड़ा सा। ये हमारे पास 5 किंगडम है। ये एग्जैक्ट सेम टॉपिक जो है ये चैप्टर नंबर 5 जो वायरस वाला चैप्टर है आपके बुक का, उसके अंदर हम दोबारा पढ़ेंगे। तो फिलहाल सिर्फ मैं बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो पहला किंगडम जो है उसका नाम है किंगडम प्रोकैरियोटिक, जिसका पुराना नाम है मोनरा। पहले इसका नाम मोनरा था, बाद में इसका नाम किंगडम प्रोकैरियोटिक रख दिया गया। इसमें सारे आते हैं प्रोकैरियोट्स। अब ये प्रोकैरियोट्स कौन है? चैप्टर नंबर 4 के अंदर आप पढ़ेंगे कि जब आप सेल को देखते हैं तो इंसानों का सेल उठाकर देखेंगे तो आपको नजर आएगा इसमें ये सेल मेम्ब्रेन है और उसके बाद ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ये प्रॉपर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, यानी न्यूक्लियस जो है वो बाकी सेल से बिल्कुल सेपरेट है। जबकि अगर आप बैक्टीरिया का सेल उठाकर देखेंगे तो आपको ये सेल मेम्ब्रेन तो नजर आएगी। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है हमारा डीएनए होता है, तो ये डीएनए है, ये बैक्टीरिया का सेल है और ये उसका डीएनए है। तो कहीं पर भी आपको न्यूक्लियस अलग से नजर नहीं आ रहा। ये मेन डिफरेंस होता है एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और एक यूकैरियोटिक सेल में। ये सेल के जिसके अंदर प्रॉपर सेपरेट न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल वेल फॉर्म न्यूक्लियस होता है, ये तमाम सेल कहलाते हैं यूकैरियोटिक सेल, और जिसके अंदर ये होगा वो कहलाएगा यूकैरियोट। तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं
सारे के सारे फंजाई, इंसान, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। जबकि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया का सेल इस तरह का होता है तो उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और भी डिफरेंसेस हैं, चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे। तो पहले किंगडम के अंदर वो आते हैं कि जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है, यानी जिन्हें आप प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो दो आ गए इसमें, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। सबसे आसान है याद रखना, इसके अलावा किसी और किंगडम के अंदर प्रोकैरियोट नहीं आते। सारे प्रोकैरियोट उठा के आपने डाल दिए पहले किंगडम के अंदर। अब इन चारों के अंदर बच गए कौन? यूकैरियोट्स। चारों के अंदर यूकैरियोट्स हैं। यहाँ पर भी यूकैरियोटिक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ नहीं है इसमें, यहाँ पर भी यूकैरियोटिक है, यहाँ पर भी यूकैरियोटिक है, ये भी यूकैरियोटिक है। तो अब इनके दरमियान फर्क कैसे करें? तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं किंगडम प्लांटे को निकाल देते हैं। किंगडम प्लांटे के अंदर पहली बात तो वो मेंबर्स आएंगे जो यूकैरियोटिक होंगे। उसके बाद कौन आएंगे? जो मल्टी सेलुलर होंगे। सारे के सारे मेंबर्स जो प्लांट किंगडम के अंदर हैं वो मल्टी सेलुलर है, यानी कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो यूनिसेलुलर हो, एक सेल वाला कोई नहीं है। हर प्लांट ऐसा आपको मिलेगा, हर मेंबर ऐसा मिलेगा जिसके अंदर एक से ज़्यादा सेल हैं। उसके बाद क्लोरोफिलस है। ये क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। ऑटोट्रॉफ है, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं। जाहिर है क्लोरोफिल रख के अचार तो डालेंगे नहीं, अपना खाना खुद ही बनाएंगे। अच्छा, उसके अलावा इनके पास सेल वॉल है, और किस चीज़ की बनी हुई है? सेलुलोज की, ठीक है। ये चैप्टर 4 के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल का स्ट्रक्चर। फिलहाल इतना याद रखना आपके लिए काफ़ी है। ये कुछ एग्जाम्पल दी हुई है। तो जो भी ऑटोट्रॉफ था, ठीक है, मल्टी सेलुलर था और ऑटोट्रॉफ था, उसे आपने उठाकर डाल दिया किंगडम प्लांटे के अंदर, ठीक है। अब बच गए ये 3 किंगडम। तो अब जरा गौर करें, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम फंजाई के अंदर कौन आ रहा है? सबसे पहला पॉइंट देखिए, नॉन क्लोरोफिलस। जब ये नॉन क्लोरोफिलस हैं, यानी इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो ये ऑटोट्रॉफ नहीं हो सकते। तो ये दोनों कौन है? ये दोनों हेटेरोट्रॉफ हैं। फंजाई के अंदर भी हेटेरोट्रॉफ आते हैं और एनिमल्स के अंदर भी हेटेरोट्रॉफ आते हैं। फर्क कहाँ पर आएगा? एनिमल्स के अंदर जो मेंबर आते हैं उनके पास सेल वॉल नहीं होती। फंजाई के अंदर जो मेंबर्स आते हैं उनके पास सेल वॉल होती है, लेकिन वो सेलुलोज की नहीं बनी होती। प्लांट्स में सेलुलोज की थी, इनके पास काइटिन की बनी होती है। काइटिन बेसिकली प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एक मिक्सचर होता है। ये पॉइंट हो गया। एक पॉइंट ये है जो डिफरेंशिएट करता है एनिमल्स को और फंजाई को। दूसरा पॉइंट देखें, ये जो हेटेरोट्रॉफ हैं, ये दोनों हेटेरोट्रॉफ हैं, एनिमल भी और फंजाई भी। लेकिन फंजाई को हम कहते हैं दे आर एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ, जबकि जो एनिमल्स हैं इन्हें हम कहते हैं दे आर इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ। क्या फ़र्क है? देखिए, एनिमल्स क्या करते हैं, पहले इनका खाना जो है इनकी बॉडी के अंदर जाता है और फिर अंदर जाने के बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। हम भी ऐसे ही करते हैं, एनिमल्स हैं हम भी। तो हम पहले खाना खाते हैं, यानी वो साबुत पीस जो है वो हम अपनी बॉडी के अंदर लेकर आते हैं और उसके बाद उन बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है। तो इसको हम कहते हैं इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ। फंजाई ऐसा नहीं करते। फंजाई क्या करते हैं, अगर ये फूड है तो पहले इसे तोड़ेंगे, अभी ये बॉडी के अंदर नहीं गया, पहले इसे तोड़ेंगे, ऐसे एंजाइम रिलीज करेंगे इसके ऊपर जो इसे डाइजेस्ट कर देंगे, और जब ये डाइजेस्ट हो जाएगा उसके बाद ये फंगस का हाइफा है, ये इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ। तो 4 किंगडम्स हो गए। अब मजे की बात क्या है, हर वो ऑर्गेनिज्म जो इन चारों किंगडम के अंदर नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल, आज एक नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो, ठीक है, कोई भी छोटा सा ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो और आपसे पूछा जाए कि भाई कहाँ रखूँ, तो प्लांट्स में रखूँ, तो आप क्या देखेंगे, उसे क्या होना चाहिए, उसे मल्टी सेलुलर होना चाहिए। अगर वो यूनिसेलुलर है तो आप फौरन से मना कर देंगे कि नहीं रखा जा सकता। चले मान लेते हैं कि वो मल्टी सेलुलर है, फिर आप क्या देखेंगे, उसके पास क्लोरोफिल होना चाहिए, उसके पास सेल वॉल होनी चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो फिर आप देखेंगे कि अगर क्लोरोफिल नहीं है, सेल वॉल नहीं है और हेटेरोट्रॉफ है और इंजेस्टिव है तो आप कहेंगे एनिमल्स में रख दो। अगर क्लोरोफिल नहीं है और हेटेरोट्रॉफ है लेकिन एब्जॉर्प्टिव है और सेल वॉल काइटिन की बनी है तो आप कहेंगे फंगस में रख दो। अगर यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोट है, यानी उसके सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, तो आप कहेंगे किंगडम मोनोरा में या किंगडम प्रोकैरियोट में रख दो। अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि वो कहाँ रखा जाएगा, यानी इन 4 किंगडम्स में नहीं फिट आ रहा, तो फिर आप कहेंगे इधर ले आओ भाई। ये वाला जो किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा, इसका पुराना नाम है और अब इसका नया नाम है प्रोटोक्टिस्टा। इसके अंदर हर वो ऑर्गेनिज्म आता है विच नो लॉन्गर क्लासिफाइड एज एनिमल, प्लांट्स और फंजाई। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर आप इन तीनों किंगडम में फिट नहीं कर पा रहे, उसमें तो खैर बहुत सिंपल से आते हैं, इन तीनों में अगर आप फिट नहीं कर पा रहे तो आप उठा के डाल देते हैं इसके अंदर। तो ये एक ऐसा किंगडम है कि जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिज्म नजर आते हैं। इसमें कुछ ऐसे हैं जो प्लांट्स की तरह के हैं, ठीक है, लाइक यूग्लिना। इसके अलावा एल्जी का नाम आपने सुना होगा। ये प्लांट्स की तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन ये पानी में रहते हैं जबकि प्लांट ज़मीन पे रहते हैं। कुछ इसके अंदर ऐसे हैं जो एनिमल्स की तरह के हैं, लाइक प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं पैरामीशियम, अमीबा आता है, प्लाज्मोडियम आता है।
और इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो फंजाई की तरह के हैं। फंजाई की तरह में जिम्नोमाइकोटा और रूमाइकोटा, ये चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली डिविजन्स हो गए हमारे पास, जिसे हम कहते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी यही जो है वो चलती है और ये हम दोबारा डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 में और थोड़ा सा डिटेल के अंदर और थोड़ा सा तरीके से। अच्छा, अब इतने सारे ऑर्गेनिज्म जब आ गए, इतने सारे, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिस्कवर हो चुके हैं। ये हमारे पास नंबर दिया है इसी पेज के ऊपर, 1.5 मिलियन स्पीशीज जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो डिस्कस हो चुकी हैं। तो बायोलॉजी के अंदर आप सिर्फ ये डिस्कस नहीं करते कि कौन प्लांट है कौन एनिमल, आप उसका स्ट्रक्चर भी डिस्कस करते हैं, आप उसका फंक्शन भी डिस्कस करते हैं, आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते हैं। तो अब इतनी ज़्यादा डिटेल के अंदर जब बायोलॉजी डिस्कस करनी है तो आपके पास कुछ स्पेशलाइज ब्रांचेज आती हैं। उन ब्रांचेस के बारे में हमने जो है ये डिस्कस करना है और ये मैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो बताऊंगा कि कितनी ब्रांचेस आपकी बुक के अंदर दी गई हैं और कौन सी ब्रांच के अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ी इन ब्रांचेस की, क्योंकि बायोलॉजी इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव हो गई, हर ऑर्गेनिज्म के बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल हो गई, उसका स्ट्रक्चर अलग डिस्कस किया जा रहा है, उसका फंक्शन अलग डिस्कस किया जा रहा है, उससे होने वाली बीमारियां अलग डिस्कस की जा रही हैं, उसके फ़वाइद अलग डिस्कस किए जा रहे हैं, उसके मॉलिक्यूल अलग डिस्कस किए जा रहे हैं, वो रहता कहाँ है ये अलग डिस्कस किया जा रहा है। तो ये तमाम अलग अलग फील्ड जो हैं वो वजूद में आई हैं कि जिसके अंदर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं।